हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्या, अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन May 25। अमेंडमेंट बुकलेट से डिस्कशन करेंगे। अमेंडमेंट बुकलेट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा, यहाँ पे सीए फाइनल आईडीटी नोट्स एंड डाउट सॉल्विंग ग्रुप बाय सीए याचना मूथा। इसमें आप जाओ, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको अमेंडमेंट बुकलेट मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। May 25 स्टूडेंट्स, September 25 स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे इस बार क्वेश्चन बैंक टोटली रिवाइज किया है। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन सारा उसमें 100% कवरेज है। आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन सब कुछ कवर्ड है। आपको सोर्स भी लिखा है वहाँ पे, मार्क्स भी, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको हेल्प होगा उसमें कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन अब किया गया है उसमें। टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन से एक एक टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड समरी बुक भी टोटली रिवाइज कर दी गई है। समरी बुक आप देखोगे बहुत ही क्रिस्प कर दी गई है, बट एट द सेम टाइम 100% कवरेज है आपका, ठीक है। तो आपको ये सारे रिसोर्सेज कहाँ मिल जाएंगे, ऑलरेडी शेयर्ड है टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। अमेंडमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अमेंडमेंट्स खाली 32 पेजेस आप देख सकते हो, इतने ही अमेंडमेंट्स है। वो भी हमने पॉइंट वाइज, चार्ट वाइज यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में एज फार एज पॉसिबल अमेंडमेंट्स वैसे लिए हैं, ठीक है। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट्स करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, सप्लाई चैप्टर में ऐसे देखोगे आप तो सिर्फ नए क्लैरिफिकेशंस आए। पुराने जो सेक्शन थे हमारे, सेक्शन 7, सेक्शन 8 हमने सप्लाई में पढ़ा था, वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो क्लैरिफिकेशंस थे एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एडिशनल क्लैरिफिकेशन आए, खाली एडिशनल क्लैरिफिकेशन आए, खाली वो पढ़ने हैं। अब भाई अमेंडमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। 15 से 20 मार्क का वेटेज एग्जाम में होता है अमेंडमेंट्स पे। सो अमेंडमेंट्स बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट क्लैरिफिकेशन करेंगे। पहला क्लैरिफिकेशन किस पे आया, टैक्सेबिलिटी ऑफ ESOP, ESPP, RSU प्रोवाइडेड बाय कंपनी टू एम्प्लॉय थ्रू इट्स ओवरसी होल्डिंग कंपनी। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, फॉरेन में अपनी एक कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। दुबई में अपनी एक होल्डिंग कंपनी है, अपन इंडिया में मुंबई में, ठीक है, इंडियन सब्सिडरी है। अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, फॉरेन कंपनी इंडियन सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को क्या दे रही है, यहाँ पे शेयर्स दे रही है, शेयर्स दे रही है। और कॉस्ट कौन रियम्बर्स कर रही है, इंडियन सब्सिडरी कंपनी। इंडियन सब्सिडरी कंपनी ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस। तो सवाल ये आया, क्या ये सप्लाई होगा, क्या इंडियन सब्सिडरी को आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, ठीक है। क्यों? देखो, दो चीजें, एक तो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। तो भाई जो भी चीजें हमने पढ़ा था शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में क्या था, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा सप्लाई, नहीं होगा सप्लाई, पहली बात ये हुई। दूसरी बात, सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, ना सर्विस की डेफिनेशन में आती है ना गुड्स की डेफिनेशन में आती है। तो ये फिर सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। कॉस्ट, खाली कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे रियम्बर्स कर रहे हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर एडिशनल चार्जेस लेती है फॉरेन कंपनी तो वो एडिशनल फीस मार्कअप पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। वो हो जाएगी सर्विस, दैट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। पढ़ेंगे एक बार, देखो क्या है ट्रांजैक्शन। फॉरेन होल्डिंग कंपनी इशूड शेयर्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ व्हाट, इंडियन सब्सिडरी। इंडियन सब्सिडरी के एम्प्लॉयज को फॉरेन होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। अपॉन एक्सरसाइजिंग दीज ऑप्शन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया ये सॉप वगैरह का ऑप्शन, द फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली अलॉट शेयर टू एम्प्लॉयज। फॉरेन होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली इंडियन सब्सिडरी की एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट कर रही है। एंड कॉस्ट इज रियम्बर्स बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, और कॉस्ट कौन रियम्बर्स कर रही है, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को, फॉरेन कंपनी को। तो इशू क्या आया, सवाल ये आया, क्या ये ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बोलेंगे, क्या ये ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बोलेंगे, और क्या इस पे जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम, क्या इस पे जीएसटी लगेगा आरसीएम पे? तो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया, व्हाट ESOP, ESPP, RSU क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन। ये पार्ट ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्ट ऑफ एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन है, और इसलिए सप्लाई नहीं होगा पैरा 1 शेड्यूल 3 के हिसाब से। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पैरा 1 शेड्यूल 3 हिट हो जाएगा, और ये सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, हमने पढ़ा है
गुड्स की डेफिनेशन भी सर्विस की डेफिनेशन में, दोनों में से सिक्योरिटीज को हटाया हुआ है, ठीक है, मनी एंड सिक्योरिटीज को हटाया था, याद है, तो सिक्योरिटीज को दोनों से हटाया हुआ है। दस इट सेल और परचेज इज नॉट सप्लाई, तो इसलिए उसका सेल और परचेज सप्लाई नहीं होगा। So reimbursement from Indian subsidiary to foreign holding company when done on cost to cost basis will not be subjected to GST. तो इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा, किस पे, जब फॉरेन होल्डिंग कंपनी ने इंडियन सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को कुछ ESOP वगैरह दिए हैं यहाँ पे और इंडियन सब्सिडरी ने कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे रिएम्बर्समेंट किया है, इसे सप्लाई नहीं माना पाया जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, if any additional fees markup commission is charged by foreign company from Indian company for issuance, इस issuance के लिए फॉरेन कंपनी ने इंडियन सब्सिडरी को कुछ एडिशनल फीस चार्ज करी, कुछ मार्कअप चार्ज किया, कुछ कमीशन चार्ज किया, उस केस में क्या होगा, यस देन इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस की डेफिनेशन में हमने देखा था फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी सर्विस होता है। सो ये जो एडिशनल फीस ली, ये किस लिए ली, फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, तो उस एडिशनल फीस पे जीएसटी लगेगा भाई, एडिशनल फीस पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी विल बी लेवीड ऑन एडिशनल अमाउंट अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, रिवर्स चार्ज पे लगेगा, ऑब्वियसली इंडियन सब्सिडरी पे करेगी, हमने पढ़ा था यहाँ पे रिवर्स चार्ज की में, ठीक है। तो आप सर्विस अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर इस केस में आपको टैक्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा इंडियन सब्सिडरी को। सो बेसिकली इन शॉर्ट देखा जाए तो दो चीजें हैं, फॉरेन होल्डिंग कंपनी इशूड ESOP ESPP टू एम्प्लॉइज ऑफ इंडियन सब्सिडरी, देन इट इज इन द नेचर ऑफ शेड्यूल 3 प्लस इट इज सिक्योरिटी, सो इट इज नॉट सप्लाई। बट if foreign holding company charges fees commission from Indian subsidiary, then it is service and it is not supply, then it is supply of service and it will be supply and liable to GST। एडिशनल फीस को सप्लाई बोल दिया जाएगा, सिंपल वर्ड्स में वही बात है। कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे इंडियन सब्सिडरी ने क्या किया है, यहाँ पे फॉरेन कंपनी को पे किया है, तो उस केस में सप्लाई नहीं होगा, सिक्योरिटीज प्लस शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन। बट कोई एक्स्ट्रा अमाउंट इंडियन सब्सिडरी ने ओवर द कॉस्ट यहाँ पे दिया है, किसको, ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ शेयर, उस केस में वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो चार्ज करेगी फॉरेन कंपनी वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। एंड आरसीएम पे किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडियन सब्सिडरी को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही बात टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है और वही बात यहाँ पे चार्ट से आपको समझाई गई है। सो आई होप ये वाला क्लैरिफिकेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन जो आया किसके ऊपर आया भाई, इंश्योरेंस कंपनी। देखो अपन सब लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एग्जांपल अपन ने अपने व्हीकल के लिए ली। अब व्हीकल के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी या तो वो रिपेयर करा के देगी या आपको क्लेम देगी, ठीक है। अब अगर आपको वो क्लेम सेटल करती उसमें भी दो चीजें होती, या तो वो सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट करेगी या नहीं करेगी। पहले सिंपल लेमैन वर्ड्स में समझो, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का उन्होंने क्लेम सेटल किया, उसमें 10,000 रुपए का उन्होंने क्या किया, सैल्वेज वैल्यू का डिडक्शन किया और आपको 90,000 रुपीज दे दिए, 90,000 दे दिए। प्रॉपर्टी आपकी है, आप क्या करोगे, बेचोगे, सैल्वेज उसका वैल्यू आपके पास आएगा। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को उस पे जीएसटी पे करने की जरूरत है ये 10,000 पे, नहीं, उनकी वो प्रॉपर्टी ही नहीं बनी, उन्होंने वो बेचा ही नहीं, तो वो 10,000 में जीएसटी पे करने की इंश्योरेंस कंपनी को जरूरत नहीं, जब वो क्या कर रही है, सैल्वेज वैल्यू का डिडक्शन कर रही है, प्रॉपर्टी आपकी, आप बेचो। सेकेंड ऑप्शन है जहां वो आपको पूरा क्लेम दे रही है, मतलब फॉर एग्जांपल पूरा 1 लाख रुपए दिया उन्होंने, 1 लाख रुपए दिया, सैल्वेज उनकी प्रॉपर्टी बन जा रही है। अब जो वो है वो व्हीकल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सैल्वेज जो भी आ रहा है उस पे जीएसटी उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो वो अगर 10,000 रुपए का सैल्वेज बिकता है तो इस केस में 10,000 पे इंश्योरेंस कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। कौन सा केस हो गया, जब उन्होंने सैल्वेज वैल्यू का डिडक्शन नहीं किया तो प्रॉपर्टी उनकी हो गई, तो वो बेचेंगे तो उस पर जो भी जीएसटी कलेक्शन आएगा वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो यही चीज लिखी है, अब पढ़ेंगे हम एक बार। क्या फैक्ट्स है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्स द व्हीकल फॉर एनी डैमेज एंड रिटर्न चार्ज प्रीमियम फ्रॉम द ओनर, ऑब्वियसली प्रीमियम चार्ज करती है, इंश्योरेंस देती है हमारे व्हीकल को। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इज टू ईदर रिपेयर द डैमेज और कंपनसेट इंश्योर्ड एज पर द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो रिपेयर करेंगे या कॉम्पनसेट करेंगे, दोनों में से एक चीज करनी है। व्हाट विल बी द जीएसटी इम्पैक्ट, फर्स्ट केस इन केस ऑफ डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू जो अपना 1 लाख माइनस 10,000 था वो में। सेकेंड, फुल्ली इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू सेटलमेंट विदाउट डिडक्टिंग सैल्वेज वैल्यू, बिना सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट किए क्लेम यहाँ पे प्रोसेस किया। अब इस देखो, फर्स्ट डिडक्शन ऑफ सैल्वेज वैल्यू, सो इसमें क्या होगा, हमारी बात हुई है
ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी जीएसटी पे करने की। जब वो आपको 90,000 दे रहे तो 10,000 रुपए पे उनकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। पढ़ेंगे व्हेन क्लेम इज सेटल आफ्टर डिडक्टिंग द सैल्वेज वैल्यू, क्लेम सेटल किया गया सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट करने के बाद, द ओनरशिप ऑफ सैल्वेज रिमेन्स विद द इंश्योर्ड, तो जो ओनरशिप है वो किसके साथ है, इंश्योर्ड के पास ही है। यहाँ पे सैल्वेज डज नॉट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सैल्वेज इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बनती। एंड रिडक्शन ऑफ सैल्वेज फ्रॉम द क्लेम अमाउंट इज नॉट कंसीडर्ड एज सप्लाई, जो रिडक्शन कर रहे हैं सैल्वेज वैल्यू से उसको क्या, उसे सप्लाई नहीं कंसीडर किया जाएगा ऑब्वियसली। एंड इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम, और इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी जीएसटी पे करने की। सेकेंड केस विदाउट डिडक्टिंग सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट अगर उन्होंने यहाँ पे नहीं की तो फिर When इंश्योरेंस कंपनी पे फुल अमाउंट, उन्होंने आपको फुल अमाउंट पे किया, किसको, इंश्योर्ड को, विदाउट डिडक्टिंग द सैल्वेज वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस सैल्वेज बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, सैल्वेज इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है। एंड ऑन सेल ऑफ सच सैल्वेज क्या करेंगे, वो यहाँ पे जीएसटी पे करेंगे। सो दो ही बातें हैं, अगर क्लेम सेटल करते टाइम सैल्वेज वैल्यू डिडक्ट किया, इफ यस देन इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी पे करने की ऑन सैल्वेज, बट अगर उन्होंने डिडक्ट नहीं किया, वो उनकी प्रॉपर्टी बन जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है जीएसटी पे करने की ऑन द सैल्वेज वैल्यू, ऑन द सैल्वेज वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, सिंपल सा था। थर्ड क्लैरिफिकेशन देखो किस पे आया, पीएलसी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या लोकेशन चार्जेस। अब अपन ने एक फ्लैट खरीदा तो अपन ने उसमें प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पे किए, क्यों, फॉर एग्जांपल अपन ने सी व्यू फ्लैट खरीदा, ठीक है, तो वो बाकी फ्लैट से महंगा है, क्यों, क्योंकि उसका व्यू क्या है, सी व्यू है। या कोई फ्लैट अपना जो है एमिनिटीज के पास है, स्विमिंग पूल वगैरह के पास, तो उसका थोड़ा उन्होंने प्राइस ज्यादा रखा है, उस पर पीएलसी लगा रहे हैं, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, एज कंपेयर टू अदर फ्लैट्स ऑफ सेम साइज। सो जो पीएलसी है, सवाल ये आया पीएलसी की टैक्सेबिलिटी क्या होगी, तो गवर्नमेंट ने देखा और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये वैसे ट्रांजैक्शन कॉम्पोजिट सप्लाई का है, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विस, ठीक है, मेन सप्लाई जो आप फ्लैट खरीद रहे हो वो है। ये जो पीएलसी चार्जेस है ये क्या है, ये एंसिलरी सप्लाई है, एंसिलरी सप्लाई। सो जो प्रिंसिपल सप्लाई को रेट लगेगा, जैसे टैक्सेबिलिटी होगी वैसी एंसिलरी की भी हो जाएगी, वैसी पीएलसी की भी हो जाएगी, ठीक है। देखो it is clarified that location charges or PLC paid along with consideration for construction service of property forms part of composite supply। तो उन्होंने क्या बताया, ये जो लोकेशन चार्जेस होते हैं या जो पीएलसी होती है, ये क्या होती है भाई, ये क्या है, विथ कंसिडरेशन जो भी आप कर रहे हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ व्हाट, कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई पढ़ा था हमने, जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई है, पीएलसी नेचुरली बंडल्ड है, तो पीएलसी क्या हो गई, एंसिलरी सप्लाई हो गई, एंसिलरी सप्लाई हो गई। सो इट इज एलिजिबल फॉर सेम टैक्स ट्रीटमेंट एज दैट ऑफ मेन सप्लाई। मेन सप्लाई को जो टैक्स ट्रीटमेंट दोगे वही इसको दे दोगे बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही ओनली टैक्सेबल होता है, हमारी बात हुई है। आफ्टर वाला तो कहाँ आ जाता है, शेड्यूल 3 में आ जाता है, ठीक है। तो किसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगी, सेक्शन 8 के हिसाब से प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लग जाएगा, एंसिलरी सप्लाई पीएलसी पे बी, ठीक है। तो सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और पार्ट एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड में जो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर अपने को यहाँ पे क्या करके देता है, रिप्लेसमेंट रिपेयर। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप वारंटी पीरियड में फर्स्ट ईयर में। सो अब लैपटॉप का कीपैड खराब हो गया तो वो क्या करके दे रहे हैं, या तो रिपेयर करके दे रहे हैं या रिप्लेस करके दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, बात ये आई। तो बात ये आई कि अगर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहा है, कोई चार्जेस नहीं लिया, नो कंसिडरेशन, भाई कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी नहीं होगा, हमारी बात हुई है। 7(1) के हिसाब से सप्लाई कब होता है, यहाँ पे कंसिडरेशन होना चाहिए, पर अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। देखो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर इज प्रोवाइडिंग व्हाट, ईदर रिप्लेसमेंट, या रिप्लेस करके दे रहा है, या रिपेयर सर्विसेज दे रहा है, विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन, विदाउट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग वारंटी। इन दिस केस there is no consideration, so no GST will be chargeable because there is no supply as per section 7(1). कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, सप्लाई नहीं होता तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, बात यहाँ पे हो गई खत्म। सेकेंड, यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है एडिशनल कंसिडरेशन, क्या कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है एडिशनल कंसिडरेशन फॉर रिप्लेसमेंट और रिपेयर सर्विस। अगर उसने एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया तो उस केस में क्या बात होगी भाई, अगर चार्ज किया
तो सीधी सादी बात है जीएसटी लगेगा क्योंकि सप्लाई हो जाएगा. सो जीएसटी विल बी पेएबल ऑन विथ रिस्पेक्ट टू सच एडिशनल कंसिडरेशन पे जीएसटी लग जाएगा. ठीक है, आपने स्क्रीन तोड़ दी फॉर एग्जांपल, तो उसने बोला कि भाई ये वारंटी में नहीं आता, इसके लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे. तो फिर जब वो आपसे 5,000 लेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, चाहे मैन्युफैक्चरर ले चाहे डिस्ट्रीब्यूटर ले, एज द केस में भी. देन एक्सटेंडेड वारंटी, हम लोग कई बार खरीदते हैं लैपटॉप, जब हम क्या करते हैं एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं. ठीक है कि भाई 1-2 साल की वारंटी फॉर एग्जांपल लैपटॉप की आई है, बट जब हम लैपटॉप खरीद रहे हैं उस टाइम पे हमने फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये और पे कर दिया, तो हमको 3 और साल की वारंटी मिल जाती है, 5 साल की मिल जाती है. सो उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम कई बार लैपटॉप खरीदते टाइम एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं. तो अब एक्सटेंडेड वारंटी के केस में क्या होगा. सो कस्टमर्स एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई. जब मैंने लैपटॉप लिया उसी टाइम मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली लैपटॉप के साथ साथ में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा क्या, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, और ये वारंटी जो हमने ली है क्या हो जाएगी, एंसिलरी सप्लाई. सो इसकी भी टैक्सेबिलिटी कैसे हो जाएगी एक्सटेंडेड वारंटी की, जैसे प्रिंसिपल सप्लाई की है. देखो, कंसिडरेशन फॉर एक्सटेंडेड वारंटी बिकम्स पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई का वैल्यू का पार्ट बन जाएगा वो. प्रिंसिपल सप्लाई इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ लैपटॉप, एंड जीएसटी विल बी पेएबल अकॉर्डिंगली. बट अब हमने क्या किया, अब हमने लैपटॉप तो ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने आसूस का लैपटॉप खरीदा, मैंने लैपटॉप तो ले लिया, लैपटॉप लिया उस टाइम मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली, मैंने शॉपकीपर से लैपटॉप खरीद लिया, फिर मैं गई और मैंने क्या किया, आसूस की वेबसाइट से एक्सटेंडेड वारंटी खरीदी. तो क्या हुआ, इफ एक्सटेंडेड वारंटी इज मेड बाय अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स. सप्लायर ऑफ गुड्स शॉपकीपर था, ठीक है, मैंने विजय सेल से लैपटॉप लिया, पर मैंने जाके आसूस की वेबसाइट से, ऑप्शन होता है कि आप अगले 7 दिन तक के कभी भी वारंटी ले सकते हो, तो मैंने क्या किया, लैपटॉप लिया उसी टाइम पे जाके आसूस की वेबसाइट से जाकर के मैंने क्या करी, वारंटी ले ली. तो क्या किया यहाँ पे, एक्सटेंडेड वारंटी किसी और इंसान से ली जिससे गुड्स लिया उसके अलावा. यस, देन supply of extended warranty will be treated as separate supply from original supply of goods and will be taxable as supply of service. So इस केस में आपने goods अलग लिए हैं, extended warranty अलग लिए है, तो जो extended warranty ये क्या हो जाएगी, supply of service हो जाएगी, supply of service हो जाएगी. और supply of goods वो आपने लैपटॉप जो लिया वो तो supply of goods है ही आपका. एक ये बात हुई, ठीक है. क्या किया आपने, डिफरेंट पर्सन से ली extended warranty. सेकेंड सिचुएशन, Customers enter into agreement of extended warranty at any time after the original supply. आज मैंने लैपटॉप ले लिया, मुझे पता नहीं था एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में, मुझे 3 दिन बाद पता चला, तो मैंने जा करके सप्लायर से पूछा तो एक्सटेंडेड वारंटी होती है क्या, उसने बोला हाँ. आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, तो बोले ठीक है चलो अभी ले सकते हैं क्या, बोले हाँ. तो आपने ले लिया, पर आपने लिया कब, गुड्स तो आपने 3 दिन पहले ही खरीद लिए थे, एक्सटेंडेड वारंटी आप अलग से लिए, तो इस केस में क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स. वो गुड्स का सप्लाई तो हो गया, इसको अलग सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, अलग सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. एंड सप्लायर ऑफ सेड एक्सटेंडेड वारंटी शैल बी लायबल टू डिस्चार्ज जीएसटी लायबिलिटी. और आप क्या डिस्चार्ज करोगे, जीएसटी लायबिलिटी उस पर. ठीक है, सो ये समझा. देखो अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉसिबल है, सिंपल है. फर्स्ट पॉइंट में मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर अगर कुछ एडिशनल चार्ज नहीं कर रहा है तो नो जीएसटी इज चार्जेबल बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन, बट कुछ एडिशनल चार्ज कर रहा है देन जीएसटी विल बी पेएबल. एंड एक्सटेंडेड वारंटी के केस में 3 चीज़ है, जब लैपटॉप खरीदा उसी टाइम पे उसी सप्लायर से हमने एक्सटेंडेड वारंटी ले ली, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट है और इस एंसिलरी सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा. ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी को भी. पर अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी किसी और से लेते हो या उसी इंसान से बाद में लेते हो तो वो सेपरेट चीज होगी, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो देखो सप्लाई चैप्टर में इतने छोटे से ही थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशन ही थे. नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज के चैप्टर में 2 नई एंट्रीज आई है रिवर्स चार्ज में. रिवर्स चार्ज के केस में आपको पता है क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है. रिसिपिएंट की लायबिलिटी होती है टैक्स पे करने की. सो रिवर्स चार्ज के केस में 2 बातें हैं. पहली चीज देखो, रिवर्स चार्ज किसका, मेटल स्क्रैप को एक नई एंट्री आई है. सप्लाई ऑफ गुड्स का जो रिवर्स चार्ज था उसमें एक नई एंट्री इंसर्ट हुई है कि अगर मेटल स्क्रैप का सप्लाई कर रहा है कौन, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप का सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लायबिलिटी आती है रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की. सो एक मेटल स्क्रैप का पॉइंट ऐड हुआ है गुड्स के केस में. एंड सर्विसेज के केस में एक और नई एंट्री आई है, क्या, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. किसकी बात हो रही है, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की.
ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, यहाँ रेंट कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की तो ऑलरेडी एंट्री थी, दूसरी एंट्री आ गई किसकी, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। सो अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के केस में अगर सप्लायर कौन है, कोई भी यूआरडी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन की लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में क्या होगा, आरसीएम अप्लाई होगा इफ रेंटेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर रजिस्टर्ड पर्सन को यहाँ पे क्या किया है, रेंट पे दिया है नॉन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पे टैक्स पे करना है। बट फॉरवर्ड चार्ज विल अप्लाई इफ रेंटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज की एंट्री में बहुत सही है, अगर यहाँ पे जो भी है अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ही रिवर्स चार्ज लगता है। तो सप्लाई अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, देन ओनली रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो यही दो एंट्री आई है यहाँ पे। सो नॉन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए आया है अमेंडमेंट, न्यू एंट्री जो इंसर्ट हुई है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग तो देखो जो हमने पढ़ा था वही चीज है, क्या पढ़ा था हमने, याद है आपको, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने किसको दी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, वो तो एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्पशन की एंट्री में हमने देखा हुआ है, एंट्री नंबर 12 में वो एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अगर आपने किसको दी है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, बट वो क्या है, प्रोप्राइटर है, वो अपने ओन अकाउंट में पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है। भाई भले प्रोप्राइटर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बट उसके घर वाले रह रहे हैं, वो उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किस चीज के लिए ली, अपने घर वालों के रहने के लिए लिए, तो उस केस में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर प्रोप्राइटर है, ओन अकाउंट में पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो। बट आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसको दी है, एज रेसिडेंस टू रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, अदर देन प्रोप्राइटर, किसी कंपनी वगैरह को दी है, तो उस केस में टैक्सेबल हो जाती है, और फिर टैक्स आरसीएम पे रजिस्टर्ड पर्सन पे करता है, ठीक है। बट आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसके लिए दिए, कमर्शियल पर्पस के लिए दिए, किसको दिए, रजिस्टर्ड पर्सन को दिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, हमने पढ़ी आरसीएम वाली एंट्री, उसमें क्या था, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आपने अगर किसको दिए, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिए, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम। या कमर्शियल पर्पस पे आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए, तो उस केस में भी टैक्सेबल होगी, और उस केस में कैसे हो जाएगी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। नई एंट्री क्या आई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो आरसीएम में टैक्स हो जाएगा, ठीक है, इतनी एंट्री है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज में यही दो नई एंट्रीज आई हैं। उसके बाद एग्जेम्पशन चैप्टर पे आएंगे। एग्जेम्पशन चैप्टर में सबसे पहले एंट्री नंबर 12 में अमेंडमेंट है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, जो अपन ने ऊपर चार्ट देखा। ठीक है, उसमें कुछ पार्ट इससे भी है, जो एग्जेम्पशन वाला पार्ट है, इसमें कुछ भी ज्यादा अमेंडमेंट नहीं, खाली एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि किसको अप्लाई नहीं होगा, और नीचे एक 12A एंट्री अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है अकोमोडेशन सर्विस के लिए, यहाँ से एक्सक्लूड किए, अलग एंट्री यहाँ पे इंक्लूड करी। ठीक है, सो एक बार ये पूरी एंट्री देखते हैं क्या थी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। देखो क्या है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस अगर आप दे रहे हो तो क्या है, एग्जेम्प्ट है, देखा हमने, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग आप किसको दे रहे हो, फॉर यूज एज रेसिडेंस दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। एक्सेप्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन के केस में टैक्सेबल हो जाती है अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, द सर्विस इज एग्जेम्प्ट व्हेन रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमने देखा रेसिपिएंट जब अनरजिस्टर्ड होता है तब एग्जेम्प्ट हो जाती है एज पर एंट्री नंबर 12। और एक और चीज क्या बोला इन्होंने, इस एंट्री में एग्जेम्पशन में कौन आएगा, प्रोप्राइटर आएगा जो ऑन हिज ओन अकाउंट यूज कर रहा है एंड नॉट फॉर प्रोप्राइटरशिप पर कंसर्न, तो उस केस में भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी एंट्री नंबर 12 के हिसाब से। तो ये दोनों केसेस में एंट्री नंबर 12 के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या है वो देखते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, ये एग्जेम्पशन किसको अप्लाई नहीं होगा, अकोमोडेशन सर्विस फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट रेसिडेंस, जो भी अकोमोडेशन सर्विस स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन में जो भी अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हैं, हॉस्टल, कैंप, पेइंग गेस्ट वगैरह, इन सबको ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो जो भी हॉस्टल्स वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन सर्विसेज जिनको भी मिल रही है, सो इनको ये अप्लाई एंट्री नहीं होगी, उनको ये एग्जेम्पशन नहीं अप्लाई होगा, उनके लिए नई एंट्री डाली 12A, क्या है वो देखते हैं। सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विस having value of supply less than or equal to 20,000 rupees per month per person, क्या बोला, क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अगर अकोमोडेशन सर्विस आप दे रहे हो जिसका वैल्यू कितना है, लेस देन और इक्वल टू 20,000 पर मंथ पर पर्सन है, लेस देन इक्वल टू 20,000 पर मंथ पर पर्सन है, प्रोवाइडेड दैट अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड फॉर अ मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 days, क्या है उसमें शर्त क्या है खाली, कि अगर अकोमोडेशन सर्विस जो है वो सप्लाई की गई है कितने दिन के लिए, फॉर अ मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 days, मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 days के लिए अगर सप्लाई किए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या बात है, अकोमोडेशन सर्विस एग्जेम्प्ट होगी जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज है पर मंथ पर पर्सन, एक जने का 20,000 रुपीज से कम है। जैसे आप हॉस्टल में रहने गए, हॉस्टल का रेंट कितना है, 15,000 रुपए, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो कब तक के एग्जेम्प्ट है वो, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपए तक के अकोमोडेशन सर्विसेज जो भी हॉस्टल की वगैरह की है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इज सप्लाई फॉर मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज, एटलीस्ट 90 दिन के लिए वो प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 महीने के लिए रहे आप जाके और उसने आपको चार्ज किया, तो फिर उस केस में चार्जेबल हो जाएगी। भाई 1 महीने के लिए गए, 15,000 रुपए भी लगे तो चार्जेबल हो जाएगी। ये एग्जेम्प्ट कब है, जब 20,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ का है, अप टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ, प्लस मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज के लिए आप किसी बच्चे को अकोमोडेशन सर्विस दे रहे हो हॉस्टल में, कैंप में, तो उस केस में एग्जेम्पशन हो जाएगा, उस केस में एग्जेम्पशन हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। सो कब नहीं अप्लाई होती है एंट्री, अगर वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, आपके हॉस्टल का रेंट 25,000 रुपए, तो जीएसटी लगेगा भाई। सेकंड, अकोमोडेशन सर्विस सप्लाई फॉर लेस देन 90 डेज, आपने 1 महीने के लिए दिया है तो भी जीएसटी लगेगा। थर्ड, अकोमोडेशन सप्लाइड फॉर मिनिमम नॉन कंटिन्यूअस 90 डेज, नॉन कंटिन्यूअस 90 डेज आप गैप में 1-1 महीना रह के आ रहे हो, तो उस केस में भी चार्ज हो जाएगा। इन तीनों भी केसेस में क्या हो जाएगा भाई, जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी इज चार्जेबल। सो बेसिकली याद क्या रखना है, कब जीएसटी चार्जेबल नहीं है, तो अकोमोडेशन सर्विस दी जिसमें वैल्यू अप टू 20,000 है, मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज है, तो एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सिंपल सा एंट्री है। सेकेंड, एजुकेशन सेक्टर में याद है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में कौन आता था, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आता था जो एजुकेशन दे रहा है अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज में एनसीवीटी एससीवीटी के कोर्सेज आते थे, तो कुछ भी नहीं, जो एनसीवीटी था उसका नाम अभी चेंज होके क्या हो गया, एनसीवीईटी हो गया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बाकी कोई भी चेंज नहीं, बाकी वही है। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आपको याद है, जैसे प्री स्कूल आता था, हायर सेकेंडरी आता था, जो भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज बाय लॉ वाले कोर्सेज थे वो आते थे, और अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज आते थे। अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज में एनसीवीटी एससीवीटी आता था, एनसीवीटी का नाम बदल के एनसीवीईटी हो गया है, मतलब कि वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन जरूर आया, क्या बोला, जीएसटी ऑन फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्टेड बाय एफटीओ, मतलब फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स जो कंडक्ट कर रहा है एफटीओ, मतलब कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अप्रूव बाय डीजीसीए, इसको क्या बोला, ये क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। तो ऑब्वियसली अगर इन्हें माना जाएगा एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव वोकेशनल कोर्स, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी। सो जो भी फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं एफटीओ, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जीएसटी से, जीएसटी नहीं लगेगा फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज। ठीक है, देखो, it will be education as a part of approved vocational course. It is clarified that approved flying training in training courses conducted by flying training organization approved by DGCA, wherein DGCA mandates the requirement of completion certificate, are exempt. It will be under what, approved vocational courses, approved vocational courses category में ये आ जाएगा। नेक्स्ट एक एंट्री नंबर 66A इंसर्ट हुई। ठीक है, एंट्री 66 थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। 66A ने क्या बोला, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये जो भी स्टेट बोर्ड होती है, सेंट्रल बोर्ड होती है, इन्होंने जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स है उनको एफिलेशन दी, ठीक है, उसके लिए एफिलेशन फीस ली, वो एग्जेम्प्ट कर दी, वो एग्जेम्प्ट कर दी। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स के लिए आया है ये। देखो, सर्विसेज ऑफ एफिलेशन प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड या कोई भी काउंसिल या सिमिलर बॉडी जो है वो, किसको, टू स्कूल विच इज स्टैब्लिश्ड, ओन्ड और कंट्रोल्ड, या एस्टेब्लिश किया या ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। सो यहाँ पे ये इनको क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन हो जाएगा। सो एफिलेशन की जो सर्विसेज देते हैं उसके अगेंस्ट एफिलेशन फीस लेते हैं, सो एफिलेशन फीस आपको एग्जाम में आए तो उसको एग्जेम्प्ट कर देना है। अच्छा, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल की खाली एग्जेम्पशन में इधर आई है, यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उसको एफिलेशन देती है, वो तो पहले भी एग्जाम नहीं थी, अभी भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली यहाँ पे अगर कोई बोर्ड देता है किसी प्राइवेट स्कूल को एफिलेशन, तो वो भी एग्जाम नहीं है, पहले भी एग्जाम नहीं थी, अभी भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, इस एंट्री से एग्जाम नहीं है, 66 से वैसे भी एग्जाम नहीं होती। 66 में क्या एग्जाम होता था, आपको याद है क्या, अगर कोई एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड सर्विस होती तो वो एग्जाम होती, बट ये एफिलेशन फीस ना एग्जाम से रिलेटेड है ना किससे रिलेटेड है, एडमिशन से रिलेटेड है, तो ये एग्जाम नहीं होती। देखो, GST on affiliation service provided by university to college and education board to schools। तो जब भी ये सर्कुल यहाँ पे आई एंट्री तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन किया, क्या,
यूनिवर्सिटी एफिलिएशन सर्विसेज टू कॉलेजेस आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट एडमिशन और एग्जाम. स्टूडेंट एडमिशन या एग्जाम से रिलेटेड नहीं है. हमने देखा था एंट्री नंबर 66 में स्टूडेंट एडमिशन या एग्जाम वाला आपका एग्जेम्प्ट होता था, तो ये भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पहली चीज. सेकेंड, दीज सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस, सो ये एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, जीएसटी लग जाएगा. और जो एफिलिएशन स्कूल दे रहा है किसको, एजुकेशन, यहाँ पे स्कूल को सर्विस दे रही है कौन, कोई भी एजुकेशन बोर्ड दे रहा है एफिलिएशन सर्विसेज स्कूल को, तो वो भी क्या हो जाएगी, दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट एडमिशन और एग्जाम एंड दे विल ऑल्सो बी टैक्सेबल. ये कौन से स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट. गवर्नमेंट वाला तो एग्जेम्प्ट होगी, अपन ने ऊपर वाली एंट्री देखी. तो व्हाट इज द न्यू एंट्री जो आई है, वो एंट्री बड़ी सिंपल सी बात बोलती है, एफिलिएशन सर्विसेज कोई भी बोर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो एफिलिएशन फीस एग्जेम्प्ट हो जाएंगी. बट यूनिवर्सिटी अगर कॉलेज को दे रही है यहाँ एफिलिएशन और उसके लिए एफिलिएशन फीस ले रही है, वो टैक्सेबल रहेगी. या यहाँ पे बोर्ड दे रही है प्राइवेट स्कूल्स को और एफिलिएशन फीस ले रही है, तो वो भी टैक्सेबल होगी. क्योंकि बाकी केसेस में जो एंट्री नंबर 66 है वो क्या बताती थी, कोई भी सर्विसेज एडमिशन से रिलेटेड होती है या एग्जाम से रिलेटेड होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, तो एफिलिएशन फीस उससे रिलेटेड नहीं है. ठीक है, तो ये दो चीजें, एक एंट्री आई और एक क्लैरिफिकेशन आया, वो देखा हमने. नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे. देखो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहले इंडियन रेलवेज की सर्विसेज में 3 अलग अलग एग्जेम्पशन आए. कौन सा, पहला जो इंडिविजुअल्स को, अपने को इंडियन रेलवेज जो सर्विसेज देती है, कौन सी, जैसे देखो सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ एफएसबीसी. एफएसबीसी इज मेमोरी टेक्निक. एफएसबीसी सर्विसेज एग्जाम की, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट. अपन प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा अभी. ठीक है, सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट को एग्जाम कर दिया. सेकेंड, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम. रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम्स वगैरह होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, सो उसकी अगर अपन फैसिलिटी लेते हैं, उन्होंने अपने से पैसे लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम्स. फिर उसके बाद क्लोक रूम सर्विसेज. रेलवे स्टेशन पे क्लोक रूम्स होते हैं ना, क्लोक रूम मतलब क्या होता है, जैसे नहीं पता, हम अगर जैसे कोई भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो अगर हमने सामान रखना है थोड़ी देर के लिए, 3-4 घंटे का हमें कुछ काम है, तो हम पूरा दिन अपना काम करके आ सकते हैं, 4-5-6 घंटा जो भी, और हमने क्या कर दिया, क्लोक रूम में अपने यहाँ पे क्या रख दिए, अपना लगेज रख दिया, उन्होंने नॉमिनल चार्जेस लिया, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. क्लोक रूम सर्विसेज पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. एंड देन बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज. छोटी छोटी बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां चलती है ना वहाँ पे, तो उसके वो 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी लेते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. सो बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज पे भी नहीं लगेगा. सो फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम एंड वेटिंग रूम, एफ. Then S stands for sale of platform ticket, then B stands for battery operated car and C stands for cloak room services. ये 4 सर्विसेज जो इंडियन रेलवेज इंडिविजुअल्स को देती है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा. सिंपल सी एंट्री है. उसके बाद में एक रेलवे का एक जोन डिवीजन दूसरे जोन डिवीजन को सर्विसेज दे रहा है कोई भी, तो वो भी एग्जेम्प्ट है. तो रेलवे का एक जोन डिवीजन दूसरे डिवीजन जोन को सर्विसेज दे रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू अनदर जोन डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल बी एग्जेम्प्ट हो जाएगा. देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. सो स्पेशल पर्पस व्हीकल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय एसपीवी? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. कुछ नहीं, एक लीगल एंटिटी है. एसपीवी क्या है? एक लीगल एंटिटी है, डिस्टिंक्ट एंटिटी है, जो क्या करती है, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से, इन्वेस्टर्स से क्या करती है, पूल करती है कैपिटल. देखो SPV is a legal entity that allows multiple investors to pool their capital and make an investment in single company, और फिर सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो SPV क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है और इन्वेस्टमेंट किस में करती है, एक सिंगल कंपनी में करती है. तो इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज दी है यहाँ पे, मेट्रो वगैरह से रिलेटेड, किसको, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी. देखो सर्विसेज बाय SPV टू इंडियन रेलवेज बाय वे ऑफ अलाउइंग इंडियन रेलवेज टू, दो चीजें एग्जेम्प्ट की है इन्होंने. क्या, एसपीवी जो अलाउ कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी ने अपना बनाया है उसको इंडियन रेलवेज यूज कर रही है ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड. किस चीज के लिए? अगेंस्ट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन के अगेंस्ट, ऑब्वियसली कुछ न कुछ पैसे के अगेंस्ट. सो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी कंसिडरेशन दे रही है इंडियन रेलवेज, एग्जेम्प्ट हो जाएगा भाई. सेकेंड, मेंटेनेंस, यहाँ पे जो भी सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस दे रही है, सप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू एसपीवी इन रिलेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर ओन्ड एंड बिल्ड बाय एसपीवी ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड, अगेंस्ट कंसिडरेशन के अगेंस्ट कोई भी सर्विस ऑफ मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी. एग्जेम्प्ट हो जाएगी. तो दो चीजें एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए यहाँ पे दे रहे हैं अगेंस्ट कंसिडरेशन, एंड मेंटेनेंस के अगेंस्ट कंसिडरेशन दे रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, सो ये दो चीजें
तो इन शॉर्ट रेलवेज की कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एफएसबीसी जो इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं और एक जोन डिवीजन दूसरे जोन डिवीजन को दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एसपीवी जो इंडियन रेलवेज को यहाँ पे इन सर्विसेज दे रही टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन एंसिलरी सर्विस इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है भाई। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता है जीएसटी लगता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब जो एंसिलरी सर्विसेज है उसके लिए भी एग्जेम्पशन आ गया है, जैसे कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, ठीक है, वो जो मीटर आता है अपना इलेक्ट्रिसिटी का वो रेंट पे देते हैं, टेस्टिंग ऑफ मीटर को टेस्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स को, कैपेसिटर्स को, फिर अगर चार्जेस लेते हैं फॉर रिलीजिंग न्यू कनेक्शन, मीटर शिफ्ट कर रहे हैं उसके चार्जेस लेते हैं, सर्विस लाइन डुप्लीकेट बिल इशू करते हैं उसके चार्जेस लेते हैं, तो ये सब जो एंसिलरी चार्जेस लेते हैं इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, विच आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी टू देयर कंज्यूमर्स, तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जेम्प्ट थी जीएसटी से, ये एंसिलरी सर्विसेज पे जीएसटी लगता था, तो ये एंसिलरी सर्विसेज को भी क्या बोल दिया कि भाई इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। एक नई एंट्री डाल दी 25A जिसने बोली कि भाई मीटर इक्विपमेंट रेंट पे दो, आप टेस्ट करो मीटर्स को, आप यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मीटर्स को, डुप्लीकेट बिल इशू करवा रहे हो, सर्विस लाइन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी से, इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि ये इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी है, तो मेन एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है तो इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज जब कौन फंड कर रहा है भाई, गवर्नमेंट एंटिटी या नोटिफाइड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एंटिटी या नोटिफाइड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, सिंपल सी 44 ये नई एंट्री आई, क्या बोली, रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन कैसे मिलती है, ग्रांट मिल रही है आपको, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स सप्लाइड बाय, कौन दे रहा है रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज, या तो कोई गवर्नमेंट एंटिटी दे रही है या कोई रिसर्च एसोसिएशन दे रहा है, यूनिवर्सिटी दे रहा है, कॉलेज दे रहा है, या कोई भी इंस्टीट्यूट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो दे रहा है क्या यहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, सो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये जो ग्रांट्स वगैरह मिलती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है या कोई रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब दे रहे जो नोटिफाइड है यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट अंडर 35(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब ये जो रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी इंस्टीट्यूट है नोटिफाइड है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ये कब नोटिफाई होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिस टाइम सप्लाई कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज उस टाइम नोटिफाइड होना चाहिए, उस टाइम नोटिफाइड होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है ये ग्रांट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सेकेंड, ट्रेनिंग सर्विस अंडर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सो यहाँ पे बस कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, सिंपल सी क्या बात है, ये जो एनसीवीटी था वो एनसीवीईटी हो गया, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ये वाली योजना के अंडर, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय वे ऑफ ऑफरिंग स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, तो जो भी जन ट्रेनिंग दे रहे हैं अंडर दिस योजना, सो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी से, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है, जो भी ऑफर कर रहे हैं क्या इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग जो एनसीवीईटी से सर्टिफाइड है वो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीएसटी से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, री इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है, सो जो भी री इंश्योरेंस हो रहा है, इंश्योरेंस स्कीम का जो इंश्योरेंस स्कीम अपने बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम पड़ी थी, याद है, लाइफ इंश्योरेंस की थी, जन इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए थी, जनरल इंश्योरेंस स्कीम्स थी, तो इन सभी जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स एग्जेम्प्ट है उनका री इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कराती है, वो अपनी रिस्क किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर लेती है, यहाँ पे सिक्योर कर लेती है। सो री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम है ये 35, 36, 40 की जो वाली जो आपकी सीरियल नंबर 35, 36, 40 में जो इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है उनका री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस किया जा रहा है, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से, ठीक है। एज पर IRDA रिस्टोरेशन मीन्स री इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन वेयर बाय पार्ट ऑफ रिस्क इज फर्दर सीडेड टू अनदर इंश्योरर और क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरर। देखो क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने
1000 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल क्या कर दिया है, यहाँ पे इंश्योरेंस दे दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी को भी लग रहा है कि भाई क्या हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो उन्होंने थर्ड पार्टी से कुछ पार्ट अपना क्या कर दिया, री इंश्योर करा दिया। तो अगर क्लेम आएगा तो वो थर्ड पार्टी से लेकर के सामने वाले को दे देंगी, ठीक है, तो वो री इंश्योर करा लेते हैं। तो जो भी री इंश्योरेंस कराया है, जो भी इंश्योरेंस स्कीम का, वो भी एग्जेम्प्ट आ जाएगा। री इंश्योरेंस में रीस्टोरेशन भी आ जाता है। सो रीस्टोरेशन मतलब क्या होता है, एक री इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन जिसमें पार्ट ऑफ री इंश्योर्ड रिस्क जो है फर्दर सीड करी आपने किसको, या तो कोई इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को, या हो सकता है क्रॉस बॉर्डर इंश्योरर कोई बाहर की कंपनी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो बेसिकली व्हाट इज एग्जाम्प्ट, री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम, जो भी इंश्योरेंस स्कीम अंडर 35, 36, 40 एग्जाम्प्ट है, उनका री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है, उनका री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट एक एंट्री इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे एग्जेम्पशन में, कौन सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय फॉरेन एयरलाइन एस्टैब्लिशमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज है, सिंगापुर एयरलाइंस है, ऐसी बहुत सारी जो फॉरेन एयरलाइंस है, उनको डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ की नोटिस भेजी। किस चीज के लिए उन्होंने भेजी, कि भाई आप जीएसटी पे करो, किसमें, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो अपनी, जैसे सिंगापुर एयरलाइन सिंगापुर से आपने इंपोर्ट करी क्या सर्विसेज, किसने, उनकी ब्रांच ने जो इंडिया में, उनकी ब्रांच में जो इंडिया में, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। तो उन्होंने क्या बोला, पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई हो जाएगा, आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो जो एयरलाइन कंपनी है, उनकी जो बाहर की कंपनी है, उससे इंडिया में जो उनकी ब्रांच है, उन्होंने सर्विसेज इंपोर्ट करी, तो उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन बोल के इन्होंने नोटिस भेजे। बहुत सारा डिस्कशन हुआ शायद दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में यहाँ पे, और उसके बाद में कंक्लूजन ये आया कि भाई ये सर्विसेज को अपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि ठीक है, हम एग्जेम्पशन डालेंगे इन सर्विसेज को, कि आप एयरलाइन कंपनी हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो अपनी ही कंपनी से, आपकी इंडियन ब्रांच ने यहाँ पे इंपोर्ट किए, तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे उसको, इंडिया में जीएसटी हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें, एक चीज उन्होंने ये भी बोली कि सेम टू सेम इंडियन एयरलाइंस के साथ भी होता होगा, कि भाई जो इंडियन एयरलाइंस इंडिया में, उसकी ब्रांच बाहर है, तो बाहर आप भी वहां पे कोई टैक्स नहीं लगाओगे आपकी कंट्री का, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कशन हुई। तो देखते पहले एग्जेम्पशन एंट्री क्या हुई और क्या कंडीशंस है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है कौन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज एन एयरलाइन कंपनी, कौन, एयरलाइन कंपनी के लिए आया खाली, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, रिलेटेड पर्सन या एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से, मेड विदाउट कंसिडरेशन, मेड विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। सो अभी जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस है, उस सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर ने कोई भी सर्विसेज दी, सिंगापुर एयरलाइंस जो इंडिया में है उसको विदाउट कंसिडरेशन में, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंट्री इतनी आई है, एंट्री इतनी आई है। अब क्या है, फॉरेन कंपनी विल हैव द सेम मीनिंग एज इट इज इन द कंपनीज एक्ट, ठीक है। अब जीएसटी किस पे लगेगा, जीएसटी इज एप्लीकेबल एट रेट्स, at GST applicable rates is paid by establishment of foreign airline in India on transport of goods passenger as may be applicable। जो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर कर रहे हैं उस पर तो जीएसटी लगेगा ही, खाली एग्जाम क्या चीज क्या है, वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी ही कंपनी से, ब्रांच ने कुछ इंपोर्ट करी सर्विसेज, उसको एग्जाम किया। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर कर रहे हो भाई, उस पर तो जीएसटी लगेगा ही, जैसा लग रहा था, उसमें कोई बात नहीं है। सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफाइज, उनको सर्टिफाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को, दैट एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, मतलब जो ब्रांच है इंडिया में, is of that airline company which has been designated by foreign government under the applicable bilateral air service agreement with India। So जो ये ब्रांच है इंडिया में, वो उस एयरलाइन कंपनी की है जिसको डेजिग्नेट किए फॉरेन गवर्नमेंट ने भी, किसके अंदर, बायलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट विद इंडिया, जो बायलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट विद इंडिया है उसमें वो एयरलाइन है, ठीक है, उसमें वो एयरलाइन है। एंड लास्ट, Ministry of Civil Aviation certifies that on reciprocal basis designated Indian airlines, जो अपनी इंडिया की एयरलाइंस होगी, बाकी सारी एयर इंडिया ये सब, are not subjected to levy of similar taxes by whatever name called for same services appearing under the entry by government of country designating the foreign airline company। So भाई अपनी जो इंडियन एयरलाइंस है वो उस कंट्री में टैक्स नहीं हो रही हो, ठीक है। सो ये भी इनको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि अपनी जो इंडियन एयरलाइंस है वो भी उस कंट्री में सिमिलर बेसिस पे टैक्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो व्हाट इज एग्जाम, जो भी इंपोर्ट करेगी सर्विसेज फॉरेन एयरलाइन, किससे, यहाँ पे एयरलाइन अपनी ही कंपनी से यहाँ पे अगर इंपोर्ट कर रही है इंडिया में, तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है।
नॉर्मल गुड्स पैसेंजर पे जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो तो लगेगा ही भाई, जो भी नॉर्मल वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर पे जो टैक्स लेना है वो तो लगेगा ही। सेकेंडली, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को एक सर्टिफिकेट ये देना पड़ेगा कि भाई ये जो एयरलाइन कंपनी है ये डेजिग्नेट की है फॉरेन गवर्नमेंट ने अंडर बायोलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट। एंड थर्डली, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को ये भी सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई जो अपनी इंडियन एयरलाइंस है उनको भी बाहर वाली कंट्री में क्या ये टैक्सेस, सिमिलर टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये एक एग्जेम्पशन एंट्री आई। नेक्स्ट, ट्रेनिंग सेक्टर में अमेंडमेंट है क्या, ये सर्विसेज दे रहे हैं कौन, ये ए टू ई वाले सर्विसेज दे रहे हैं इन रिलेशन टू 1 2 3, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सो कौन है ए टू ई में, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सर्विसेज दे रहा है, या एनसीवीईटी दे रहा है, एनसीवीईटी दे रहा है, या कोई अवॉर्डिंग बॉडी या असेसमेंट एजेंसी, अवॉर्डिंग बॉडी या असेसमेंट एजेंसी जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एनसीवीईटी से, या कोई ट्रेनिंग बॉडी जो कि एक्रीडिटेड है अवॉर्डिंग बॉडी से जो कि रिकॉग्नाइज है एनसीवीईटी से। तो ये 5 लोग सर्विसेज दे रहे हैं, कौन कौन, एनएसडीसी हो सकता है, एनसीवीईटी हो सकते हैं, कोई अवॉर्डिंग बॉडी हो सकती है, कोई असेसमेंट एजेंसी हो सकती है जो कि रिकॉग्नाइज है एनसीवीईटी से, या फिर कोई ट्रेनिंग बॉडी हो सकती है जो कि एक्रीडिटेड है यहाँ पे अवॉर्डिंग बॉडी से जो कि रिकॉग्नाइज है एनसीवीईटी से। तो ये पांचों दे रहे हैं यहाँ पे सर्विसेज, किससे रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। कोई नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई और स्कीम जो इंप्लीमेंट की है यहाँ पे एनएसडीसी से, उससे हो सकता है, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स से हो सकता है, या कोई नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से हो सकता है यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनसीवीटी ने अप्रूव किया है क्वालिफिकेशन पैकेज। सो ये 5 लोग अगर ये स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाती है जीएसटी से, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, सिंपल सी एंट्री है। नेक्स्ट 2 ही क्लैरिफिकेशन है क्या, जीटीए विथ कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, ठीक है। तो जीटीए कुछ और सर्विसेज भी देता है जैसे कि पैकिंग चार्जेस, लोडिंग, यहाँ पे पैकिंग चार्जेस लगा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। तो बात है इसकी टैक्सेबिलिटी का क्या करेंगे, ये एंसिलरी इंसिडेंटल सर्विसेज का, ठीक है। सो देखो, ancillary incidental service provided by GT in the course of transportation of goods is a composite supply of transport of goods irrespective of invoicing method used by it। अगर ये सर्विसेज इंसिडेंटल है, एंसिलरी है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ में, तो इनको क्या किया जाएगा भाई, इनको इसे कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, मतलब ये एंसिलरी सप्लाई हो गई, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी होगा। अब इनवॉइस आप साथ में करो कि अलग अलग करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये सेपरेट सर्विसेज ही हैं, सेपरेट सर्विसेज है, तो फिर उस केस में क्या होगा, देखो, इफ सच सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं हो रहे, सिर्फ पैकिंग चार्जेस लगाए, सिर्फ पैकिंग सर्विसेज दी फॉर एग्जाम्पल, सो उस केस में and are invoiced separately, then these services will not be treated as composite supply and taxable individually as cargo handling services। तो फिर उसको individually taxability आएगी। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ में प्रोवाइड की गई इंसिडेंटल एंसिलरी है तो इसे कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, एंसिलरी सर्विसेज माना जाएगा, और जैसे कि प्रिंसिपल सप्लाई जो आपकी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जैसे टैक्स होगी वैसे इसको भी टैक्स किया जाएगा। बट अगर ये सेपरेटली क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये सर्विसेज को आपने सेपरेटली प्रोवाइड की गई है, नॉट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और इसको इनवॉइस भी सेपरेटली की गई है, तो उस केस में ये सेपरेट सप्लाई होगा और उसके हिसाब से इसी का टैक्सेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब एज कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, अब लास्ट यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है, देखते हैं किस पे, ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइडिंग लोन बाय ओवरसीज एफिलिएट टू इट्स इंडियन एफिलिएट और बाय पर्सन टू अ रिलेटेड पर्सन। सो अभी यहाँ पे किसकी बात आ रही है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, लोन वगैरह पे जो लगते हैं उसकी बात। तो 2-3 चीजें याद दिलाती हूँ। देखो इश्यू क्या था, पहले ये देखो, whether the processing fees, administrative charges, loan granting charges or interest discount charge for granting of loan by a person to related person or by overseas affiliate to Indian affiliate is deemed taxable supply or not under 7(1)(c) read with para 2 and 4 of schedule 1। schedule 1 का para 2 4 क्या बोलता है आपको याद है, para 2 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, उसको सप्लाई बोला इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। पैरा 4 क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन बट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, उसको भी बोला है सप्लाई। ये 2 लीगल प्रोविजंस। तीसरा आपको याद है क्या, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट एंट्री नंबर 27 से एग्जेम्पशन के चैप्टर में अपन ने पढ़ा हुआ है। चौथी बात, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस एग्जेम्प्ट है, पर कुछ प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है तो भाई वो तो टैक्सेबल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस वो टैक्सेबल है, खाली इंटरेस्ट और डिस्काउंट एंट्री नंबर 27 में एग्जाम था।
इतनी अपनी बात हुई थी। देखो सबसे पहले क्या बात है, एज पर 7(1)(c) पैरा 2 पैरा 4, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये अपन ने बात की लीगल प्रोविजन 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1 का पैरा 2 एंड पैरा 4। एग्जेम्पशन जो था वो क्या था, लोन इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस एग्जेम। नाउ चार्जेस अदर देन डिस्काउंट, चार्जेस अदर देन जो डिस्काउंट होते हैं वो हमने देखा था टैक्सेबल है, उसके लिए कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली दैट आर टैक्सेबल। जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, सर्विस फीस, फैसिलिटेशन फीस, लोन ग्रांटिंग चार्जेस, एडमिन चार्जेस, ये सब चीजें इज one time charge to apply for loan to cover admin cost to process loan and it is non refundable. So one time ये सब charges लगते हैं और ये सब taxable होते हैं। They are generally charged by bank for checking financial standing, credibility of applicant। तो financial standing वगैरह check करने के लिए generally वो लगाए जाते हैं और वो taxable होते ही हैं। Overseas affiliate or domestic related person generally do not charge processing fees except interest discount on loan because they may not require to follow such process। ठीक है, उनको ये सब कुछ चेक वेक करना होता नहीं है आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग वगैरह, तो वो लोग जनरली ओवरसीज एफिलेट जो है या यहाँ पे अपने जो रिलेटेड पर्सन है वो ये सब चार्जेस नहीं लगाते। इवन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज processing fees, admin charge, loan granting charges might not be there or might be waived based on their relation। कई बार उनको ऑन द बेसिस रेगुलर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन उसको वेव भी कर सकते हैं, तो ये चार्जेस कई बार नहीं लगते। Thus if amount charge except interest discount or consideration they are liable to tax। So सिंपल अगर शॉर्ट में बात की जाए तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जेम्प्ट होता है, उसके अलावा जो भी चार्जेस होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। सो अब दो ही पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट इफ कंसिडरेशन अदर देन इंटरेस्ट डिस्काउंट इज नॉट चार्ज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओवरसीज एफिलेट फ्रॉम इंडियन पार्टी फॉर एक्सटेंडिंग लोन, कुछ चार्ज ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह चार्ज नहीं करी है, ठीक है, ओवरसीज एफिलेट ने यहाँ पे अपनी इंडियन पार्टी से लोन देने के लिए, तो कोई सप्लाई ऑफ सर्विस हुई क्या, नहीं, कोई सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं हुई, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, उस केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उस केस में कोई जीएसटी लगेगा क्योंकि उन्होंने कुछ चार्ज ही नहीं किया और जनरली वो वेव्ड होते हैं, वो चार्जेस होते ही नहीं है, तो वो उसको जबरदस्ती की बात नहीं करना, डिपार्टमेंट बातें कर रहा था उस पर ओपन मार्केट वैल्यू ले लो और उसको सप्लाई मान लो, तो बोले कि भाई वो कोई सप्लाई नहीं है और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी वेव्ड है, तो उस केस में जरूरत नहीं है। बट अगर कोई कंसिडरेशन है तो गवर्नमेंट ने क्लियर किया ये ओवरसीज एफिलेट वगैरह अगर कंसिडरेशन ले रहे हैं यहाँ पे, in addition to interest discount is charged from related person by overseas affiliate from Indian party for extending loan, then it is supply of service और उस पे जीएसटी लगेगा, सो ये ओवरसीज एफिलेट वगैरह अगर आपको कुछ भी नहीं चार्ज कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि आप उसको जबरदस्ती ये मत बोलो कि वो सप्लाई हो जाएगा और उस पे जीएसटी लगेगा, तो हम क्लियरली बोल रहे हैं उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। और सेकेंडली अगर वो चार्ज कर रहे हैं अदर देन इंटरेस्ट डिस्काउंट कुछ और चार्ज कर रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, तो उसको सप्लाई मानो और तो उस पे जीएसटी लगेगा, ये एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है। एंड लास्ट क्लैरिफिकेशन इन दिस चैप्टर, जीएसटी ऑन स्टैच्यूटरी कलेक्शन मेड बाय रेरा जो है रियल स्टेट यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, तो ये रेरा क्यों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है, टू रेगुलेट रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंटरेस्टेड टू देम, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उनसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया रेरा को, और रेरा जो है वो क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी है, जो भी रेरा है उसको क्या दर्जा दिया गया, गवर्नमेंटल अथॉरिटी का, इसीलिए जो भी कलेक्शंस रेरा करती है वो एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है एज पर द डेफिनेशन, ठीक है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स हुए, हमने फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए बेटा यहाँ पे, सप्लाई, आरसीएम एंड एग्जेम्पशन, ठीक है। इसके आगे के जो चैप्टर के अमेंडमेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर, एंड अमेंडमेंट बुकलेट, समरी बुक, क्वेश्चन बैंक, सारे रिसोर्सेज टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। समरी बुक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्प बनी हुई है, ठीक है, 166 पेजेस में अराउंड जीएसटी आया है उसमें, 30 पेजेस में कस्टम्स आया हुआ है, ठीक है, एंड 32 पेजेस में टोटल आई थिंक 198 पेजेस की बुक है वो, सो आप बिल्कुल रेफर करिए, बहुत ही बढ़िया, 100% कवरेज है उसमें आपके सिलेबस का। सो समरी बुक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक भी चैनल पे अवेलेबल है, और ये अमेंडमेंट बुकलेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी वहाँ पे अवेलेबल है, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर नाउ।